हेलो क्लास 12th। जैसा कि हम जानते हैं कि 18 मार्च को आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अगर आप चाहें तो इन सारे के सारे जो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, इनको ही पढ़ के, इनको ही स्टडी करके आप अपने बोर्ड के अंदर अच्छे एग्जाम्स, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। आप अगर देख पा रहे हैं मेरे पास सिर्फ पहले जो पार्ट लिखा है मैंने, दैट इज़ योर व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं पहले खाली इसकी बात करूंगा आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है स्टॉक वर्सेस फ्लो वेरिएबल्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं, डिफरेंस या से इसको आपको जो है पढ़ना ही है। और हाँ, बहुत बार इसमें ऐसा भी आएगा कि आपको ना बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए आएंगे और वो आपसे बोलेगा कि इन्हें क्लासीफाई करो कि ये स्टॉक है या फ्लो है। साथ में रीजन भी आपको लिख के आना पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, याद करिए, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, दोनों को जोड़ के भी आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल रेजिडेंट वर्सेस इकोनॉमिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट विद एक्सेप्शंस, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अगर आप चेक करेंगे सीबीएसई के पिछले 10 साल के अगर आप एग्जाम्स की शीट्स, पेपर्स को उठा लें तो आपको ये वाला क्वेश्चन हमेशा उसके अंदर दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, आप जानते ही हैं इनके बीच का डिफरेंस भी आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल, कम से कम 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। मैथड्स 3 तरह के होते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही होता है। एनीवेज, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी न्यूमेरिकल एक बेस्ड इसके ऊपर आ सकता है, उसको या से पढ़ लेना आप। इसके बाद लिखा है द प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस आपकी बुक में दिए हैं, आप उनको या से पढ़ लेना। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर, आप अगर चेक करेंगे तो जीडीपी के वेलफेयर के लिमिटेशंस भी आपको दिए होंगे, वो आपको याद करने हैं। फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे फंक्शंस सारे इंपॉर्टेंट हैं और कमर्शियल बैंक के भी फंक्शंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 6 नंबर में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसकी वर्किंग कैसे होती है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसे याद से पढ़ लीजिएगा कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ये बोलेगा कि आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करिए, वो करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर, एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व, और इसका वाइस वर्सा भी आ सकता है, ये भी आपको जो है करना आना चाहिए। डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर लिखता है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। और ध्यान रखिएगा, जब तक कि वो आपसे टेबल का जिक्र ना करे कि आपको टेबल के थ्रू शो करना है, तब तक आप टेबल ना ड्रॉ करें, टेबल के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और इस चीज की प्रैक्टिस करिए कि सेविंग कर्व असल में कैसे बनता है, ताकि टेबल अगर आपके सामने ना भी हो तो भी आप आसानी से वो कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा आप अगर यहां पे देख पा रहे हैं, यहां लिखा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। और ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर इसके ऊपर कोई बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, तो उसमें आपको डायग्राम के थ्रू शो करना पड़ेगा इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप और उसके कॉजेज, इम्पैक्ट, ये सब आपको अपने एग्जाम्स के अंदर लिख के आने पड़ेंगे, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फिर लिखता है कि रीजंस फॉर एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड इट्स इंपैक्ट ऑन आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप अगर अपनी बुक को चेक करेंगे तो ये जो डायग्राम की बात करी थी हमने, उसके एग्जैक्टली नीचे आपको दिया होगा ये सब कि एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है और इसका आउटपुट, इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे असर या इंपैक्ट क्या पड़ेगा। नेक्स्ट, अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन एमपीसी, एमपीएस के। और याद रखिएगा कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, सेविंग फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, और दो मार्क्स का रहेगा वेटेज, दैट वुड बी 4 to 6 मार्क्स। तो इस चीज को हल्के में लेके ना चले कि अगर हमने ये ना भी किया तो हमारा काम चलेगा, नहीं चलेगा, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, उसके ऑब्जेक्टिव्स हर साल बोर्ड में आते हैं, तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि
कई बार बोर्ड में ऐसा भी होता है कि वो आपको ना ऑब्जेक्टिव के नाम लिख के दे देगा और बोलेगा इनके बारे में लिखिए, एक्सप्लेन करिए, तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। एनीवेज, टाइप्स ऑफ क्या लिखा है, आपके रेवेन्यू रिसीट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और उसके भी अंदर आपके टैक्सेस जो आते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ लीजिएगा याद से। न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन डेफिसिट्स, अब मैं ये क्या बात कर रहा हूं आपसे उसका आंसर लिखा है नीचे, लिखता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट, इनके ऊपर एक तरह का न्यूमेरिकल बन के आ सकता है, तो आपको वो करना आना चाहिए, ठीक है। फिर लिखता है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ द डेफिसिट, तीन तरह के होते हैं इम्प्लीकेशंस, फिस्कल, रेवेन्यू एंड प्राइमरी, तो तीनों के इम्प्लीकेशंस आपको आने चाहिए, और ज्यादातर केसेस में फिस्कल डेफिसिट्स के इम्प्लीकेशंस बोर्ड में आ सकते हैं, लेकिन आपको तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। एनीवेज, आगे देखते हैं करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन, और इसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट पे क्या पड़ता है वो यहां से पढ़ लेना। फिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें मैनेज फ्लोटिंग भी आएगा, इनमें से कोई एक जो है वो आपके सामने आ सकता है, तो आपको ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें एक बात लिखी नहीं है वो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर से फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर उसके अंदर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है बाय यूजिंग द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो जो डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा ना उसको याद से पढ़ लेना, ठीक है। वो लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, लेकिन बोर्ड में आ सकता है आपके एग्जाम्स में। लिखता है चेंज इन एक्सचेंज रेट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डिमांड एंड आपका सप्लाई, कि अगर एक्सचेंज रेट आपका चेंज होता है तो डिमांड एंड सप्लाई पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो आपको आना चाहिए। और हाँ, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो प्लीज डायग्राम का यूज करिए। नेक्स्ट, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आगे फिर लिखता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला तुरंत आपके दिमाग में आया होगा आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस चार होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, विजिबल्स, इनविजिबल्स, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, तो ये पढ़ लेना याद से इसको। करंट अकाउंट वर्सेस द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कौन कौन से आते हैं वो आप जानते ही हो। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, इसके बीच में डिफरेंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आता है और आ सकता है इनफैक्ट, तो ये सब चीजें मेन है मैक्रो के अंदर, यही अगर आपने पढ़ लिया तो ये समझिए कि 90% काम कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर इसको थोड़ा सा और कम करो, इसको मैं और कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आते ही आते हैं हर साल, ठीक है। और बाकी जो इसका पार्ट 2 है IED की मैं आपसे बात करूंगा अगले वीडियो के अंदर, फिलहाल आप इसके बारे में सोचिए, इसको देखिए, तैयार करिए इसको अच्छे से, अगली वीडियो लेके मैं पेश होऊंगा आपके सामने।